बूढ़े सास ससुर को खुशी खुशी वृद्धाश्रम छोड़ने गए बेटे और बहू को ससुर ने दिया ऐसा सरप्राइज कि बहू ने जो देखा उसकी रूह कांप गई। आखिर ऐसा क्या देखा उसने? अपने बेटे और बहू के रोज रोज के झगड़ों से परेशान होकर रमेश बाबू अपने कमरे में जाकर अपना बैग निकालने लगे। उसमें अपने कुछ जोड़ी कपड़े रखे और उदास मन से अपनी पत्नी से कहा, अपना बैग तैयार कर लो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तब विमला जी बोली, अब इस हालत में हम दोनों कहाँ जाएंगे? जब बेटा ही ऐसा निकम्मा निकल गया तो और किसी से क्या उम्मीद? लोग क्या कहेंगे? समाज में हमारी वजह से बेटे बहू को ताने सुनने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, और कितने दिन जीना है, बैठे हैं यहीं पर। जैसी भी जिंदगी है काटनी तो पड़ेगी। ऐसे कैसे काटनी पड़ेगी? मैं रोज देखता हूँ बहू तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार करती है। इस बुढ़ापे में कोई काम होते हैं क्या? और वो नालायक बेटा, उसको अपनी पत्नी की कोई गलती दिखती भी नहीं है। वो तो उल्टा उसकी ही तरफदारी करता है। कम से कम इस उम्र में रोटी तो घर मिल जाए, और वो भी बिना लड़ाई झगड़े के। और मांगते क्या है हम बेटे बहू से? जितना हम लोग कर सकते हैं उतना काम तो करते ही हैं। उसके बाद भी इज्जत की 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। कितने नाजों से पालकर बड़ा किया था हमने अपने इकलौते लाडले बेटे को। कहते ही वो रो पड़े, परंतु फिर सोचने लगे कि नहीं, ये कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए अपनी पत्नी विमला जी को कहा, मैंने फैसला कर लिया है, बस तुम जल्दी से अपना बैग तैयार करो। इतना कहकर रमेश बाबू ने अपने एक दोस्त को फोन किया जो वृद्धाश्रम में रहते थे। भरे गले से उन्हें बताया कि अब हम दोनों भी वृद्धाश्रम में ही रहना चाहते हैं। इतनी बात सुनते ही उनका दोस्त मोहन स्तब्ध रह गया। उसके पास कुछ पूछने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे थे। रमेश बाबू ने केवल इतना ही कहा कि हम रोज रोज के कलेश से परेशान हो गए हैं और 1 घंटे में हम तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं। जिस समय वे अपना घर छोड़कर अपना बैग लेकर निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटा बहू अपने कमरे में बैठकर चाय और स्नैक्स का आनंद ले रहे थे। परंतु दोनों में से किसी ने नहीं पूछा कि आप दोनों यह सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं, और ना ही किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रोज रोज के अपमान और जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान रमेश बाबू अपनी पत्नी विमला जी को लेकर वृद्धाश्रम पहुंच गए। थोड़े ही समय में उनके वृद्धाश्रम में बहुत से मित्र बन गए। वे सबके साथ हालचाल बांटते, बातें करते, रोज सुबह सैर और एक्सरसाइज भी करते। धीरे धीरे रमेश बाबू और विमला जी को आश्रम में ही अच्छा महसूस होने लगा। घर की अपेक्षा उन्हें वृद्धाश्रम ज़्यादा सुकून दे रहा था। सभी लोग एक साथ खाना खाया करते थे। फिर भी विमला जी अंदर ही अंदर दुखी रहती। वो अपने घर को भूल नहीं पा रही थी और वो बीमार रहने लगी। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्हें वृद्धाश्रम में आए 6 महीने ही हुए थे कि एक दिन वो सोई थी कि फिर कभी उठी नहीं। रमेश बाबू बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने बेटे को बताना जरूरी नहीं समझा। जिस बेटे और बहू को सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी से मतलब हो और जिन्होंने जिंदा माँ बाप को सुकून की 1 वक्त की रोटी नहीं खिलाई, उनको अपनी माँ की मौत का क्या बताना। रमेश बाबू को उनके दोस्तों ने इस दुख के समय में संभाला और धीरे धीरे वो सहज होने लगे थे। घर में रोज के कलेश से रमेश बाबू का हृदय छलनी हो गया था, परंतु उस समय बेटे ने भी हमारा साथ नहीं दिया, जिसके लिए मैंने कभी अपना पसीना पानी की तरह बहाया था। एक दिन रमेश बाबू वृद्धाश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे, तभी वृद्धाश्रम के बाहर एक कार आकर रुकी। वृद्धाश्रम के सभी लोग उस कार की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि आज फिर कोई अभागा बुजुर्ग इस वृद्धाश्रम में आया है, जिसने न जाने कितने जतन से अपने बच्चों को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया होगा।
आज फिर ऐसा ही कोई आंखों में आंसू लिए इस प्रांगण में प्रवेश करेगा। कार से एक नौजवान लड़का उतरा और उसके बाद एक औरत जो शायद उसकी माँ थी उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालने लगा। उस औरत की उम्र लगभग 65 वर्ष के करीब रही होगी। सर पर पल्लू होने के कारण उसका चेहरा सही ढंग से नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में कार से करीब 30-35 वर्ष की एक अन्य महिला उतरी जिसके हाथ में एक बैग था। उस महिला ने वो बैग उस बुजुर्ग औरत के हाथ में थमाया और उसके बाद उनसे कुछ बात कहने लगी। वो बुजुर्ग औरत चुपचाप उस महिला की बात सुन रही थी। फिर वापस वे दोनों कार में बैठकर चले गए और बुजुर्ग महिला वृद्धाश्रम के बाहर कुछ देर तक वैसे ही खड़ी रही और फिर भारी मन से अपने आंसू पोंछते हुए वृद्धाश्रम में आ गई। रमेश बाबू की ओर देखते ही अपने सर के पल्लू से अपने चेहरे को छुपाने लगी और फिर बिना कुछ कहे महिला विभाग की तरफ चली गई। रमेश बाबू के साथ खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, आज फिर से एक माँ की ममता तार तार हो गई। फिर से एक माँ के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। रमेश बाबू बार बार इस महिला के चेहरे की ओर देखते जा रहे थे। उन्हें लगा कि जैसे वो उस महिला को जानते हैं, लेकिन वह पूरी तरह समझ नहीं पाए कि वो महिला कौन है। अक्सर रमेश बाबू देखते कि वो महिला अपने पल्लू से अपना आधे से ज़्यादा चेहरा छुपा कर रखती थी, लेकिन एक दिन जब वो महिला बागवानी के काम में लगी हुई थी तो रमेश बाबू इस समय टहलने के लिए निकले। बागवानी करते करते उस महिला के सर से पल्लू उतर गया। रमेश बाबू उस महिला का चेहरा देखते ही उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। न जाने कितने सवालों ने उनके दिमाग को घेर लिया। इस समय उनका एक मित्र भी उनके पास आया और बोला, खाना खाने का समय हो गया है, तुम कहाँ घूम रहे हो और इतने गुमसुम क्यों हो? सभी लोग नाश्ते की मेज पर मौजूद थे, लेकिन तुम नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आ गया। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं, थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकला था, बस मैं आ ही रहा था। खाने के कमरे में बैठने के बाद रमेश बाबू की नजरें बार बार सुनीता देवी को ही ढूंढ रही थी। वे उनसे पूछना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहाँ आने की नौबत आ गई। उनका तो भरा पूरा परिवार था और हमेशा कहती थी वह कि अपने बेटे बहू के साथ बहुत खुश है। फिर आज ऐसा क्या हो गया? रमेश बाबू उधर ही किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि 2 दिन पहले जो महिला वृद्धाश्रम में आई थी वो आज खाना खाने नहीं आई और उन्होंने बताया कि वह माताजी आज बहुत दुखी हैं, इसलिए उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया है। परेशान भी क्यों ना हो, आखिर जो उनके बेटे बहू ने उनके साथ किया है ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी ना करे। बार बार अपने घर को याद कर रही हैं, सुबह से अपने कमरे में बैठकर रोए जा रही हैं। इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें बागवानी करने का काम दिया गया है। यह सब सुनकर रमेश बाबू का मन परेशान हो गया। वे जानना चाहते थे कि आखिर सुनीता जी के साथ हुआ क्या है। इसलिए थोड़ी देर बाद महिला विभाग में सुनीता जी के पास गए और रमेश बाबू को अपने सामने खड़ा देखकर सुनीता जी थोड़ा परेशान हो गई। तभी रमेश बाबू ने कहा, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे पहचान लिया है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस हालत में कैसे पहुंची? सुनीता जी ने कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। यह देखकर रमेश बाबू और भी अधिक परेशान हो गए। उनका दिल किया कि जोर जोर से चिल्लाकर इस दुनिया से पूछूं कि क्यों बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप को
अब पुराने सामान की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। क्या बूढ़ों का कोई आत्मसम्मान नहीं? अपने विचारों में मगन रमेश बाबू वृद्ध आश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे। अचानक उनका पैर क्यारी के किनारे से टकराया और वह गिरते गिरते एक पेड़ को पकड़कर संभल गए। तभी पास से गुजर रहा वृद्ध आश्रम का कर्मचारी कहता है, अंकल जी, आप ठीक तो है ना? गहरी चोट तो नहीं लगी? अपना पैर दिखाइए। अगर लगी हो तो मैं अभी पट्टी कर देता हूँ। रमेश बाबू कहने लगे, अरे नहीं नहीं, कुछ ज्यादा चोट नहीं है, बचाव हो गया है। इतना कहते हुए रमेश बाबू प्रांगण में रखी बेंच पर जाकर बैठ गए और कुछ महीने पहली घटी घटना को याद करने लगे, जब वह बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे और उनके पैर में ज्यादा चोट लग गई थी। उनकी बहू उस समय चोट को देखकर भी अनदेखा करके अपने काम में लगी रही और उनका बेटा राजेश चिल्लाकर बोला, क्या संभल कर काम नहीं कर सकते? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आप इतनी हड़बड़ी में क्यों रहते हैं। कोई काम ठीक से करना नहीं आता, जब देखो चोट लगाकर बैठ जाते हो और हमारा काम ही बढ़ाते रहते हो। अगर कोई काम नहीं होता तो मत किया करो, आराम से अपने कमरे में क्यों नहीं बैठते? पूरा दिन इधर उधर घूमते रहते हो। उससे इतना भी न बन पाया कि अपने पिता का हालचाल पूछे या चोट पर मरहम पट्टी करे। एक दिन जब रमेश बाबू का चश्मा टूट गया तो अपने बेटे से कहने लगे, बेटा मेरा चश्मा ठीक करवा देना, टूट गया है, ठीक से दिखाई नहीं देता। इतनी बात सुनते ही बहू बीच में जोर से चिल्ला पड़ी कि बस चारपाई पर बैठे बैठे खर्च बढ़ाते रहते हैं और कोई काम धंधा तो करते नहीं है। बच्चों की तरह हरकतें हो गई हैं आपकी। न जाने ऐसे कितनी बार हुआ था। जब रमेश बाबू अपने बेटे बहू से अपमानित हो चुके थे, अपने अतीत में झांकते हुए रमेश बाबू अभी अपने विचारों में खोए हुए थे, तभी सामने से उनके बुजुर्ग मित्र कमलेश जी आते हुए दिखाई दिए। कमलेश जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्हें देखकर रमेश बाबू बोले, क्या बात है कमलेश, आज तो बड़े ही खुश नजर आ रहे हो। तभी कमलेश जी ने कहा, आज तो मेरे बेटे का जन्मदिन है। उनका फोन आया था कि आज वो मुझसे मिलने आने वाला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों बाद आज उसका चेहरा देखने को मिलेगा। कमलेश जी की बात सुनकर रमेश बाबू कुछ परेशान से हो गए और अपने मित्र से बोले, जिस बेटे ने तुम्हारी ये हालत कर दी, तुम्हें वृद्ध आश्रम में छोड़कर चला गया, साल में केवल कुछ देर के लिए तुमसे बात कर लेता है। तभी कमलेश जी बोले, मैं तो इसी से खुश हूँ, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन रमेश जी उनसे नाराज होकर उनकी बात को बिना सुने ही अपने कमरे में जाकर बैठ गए। सोचने लगे कि यह किस्सा केवल मेरे साथ या सुनीता जी के साथ ही नहीं है। वृद्ध आश्रम में रहने वाले हर एक व्यक्ति बुजुर्ग की कोई न कोई कहानी है और सभी की जिंदगी में वृद्ध आश्रम में रहने के पीछे कोई न कोई वजह जरूर है। बिना किसी वजह के अपनी मर्जी से कोई वृद्ध आश्रम में नहीं आता। जब तक कि एक व्यक्ति अंदर तक भर नहीं जाता, तब तक वो यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं होता। लेकिन देखो, सभी बूढ़े लोग अपनी उन कड़वी यादों को भूलकर अपनी जिंदगी को यहाँ बिताने के लिए मजबूर हैं। कुछ लोग समय के हिसाब से स्वयं को ढाल लेते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो हमेशा ही अपने बच्चों को, अपने बेटे बहू को, अपने पोते पोती को याद करके आंखों से आंसू बहाते रहते हैं। बार बार अपने घर परिवार को याद करते हैं। मन में अपने घर के लिए लगाव भी है, लेकिन उसी घर में रहने वाले बेटे बहू के दिए हुए घाव भी हैं। रमेश जी को कविता लिखने का बहुत शौक था, इसलिए अपना दिल बहलाने के लिए भी कुछ देर के लिए कविता लिखने बैठ जाते थे। एक दिन जब वो एक कागज़ पर अपने विचारों को कविता का रूप दे रहे थे, तो उस पर अपने हालात बयान करते करते उनकी आंखें आंसुओं से डबडबा गई। उस समय वृद्ध आश्रम का संचालक उनके पास आया और उन्हें आवाज़ लगाई। रमेश बाबू इस समय ठिठक कर बैठ गए और कागज को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया और अपने आंसू छिपाते हुए बोले, जी बोलिए।
रमेश जी, आपका बेटा और बहू आपसे मिलने आए हैं, साथ में आपका पोता भी है। ये बात सुनकर रमेश जी हैरान हो गए। साथ में उनके चेहरे पर नफरत के भाव भी आ गए। सोचने लगे कि आज मेरे बेटे को मेरी याद कैसे आ गई। जब ऑफिस में गए तो उस समय उनका 5 वर्ष का पोता गोलू उन्हें देखते ही दादू दादू बोलते हुए झट से उनकी ओर दौड़ा और उनकी टांगों से चिपक गया। रमेश बाबू की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब तक भी मन बार बार वृद्धाश्रम में जैसे तैसे जी रहे थे, लेकिन अपने पोते को देखते उनका दिल कमजोर पड़ने लगा। पोते ने अचानक से पूछ लिया, दादू दादी कहाँ हैं? वो नहीं आई। तब बेटा भी बोला, हाँ पापा, माँ कहाँ है? उन्हें भी बुला लो। रमेश बाबू बोले, बेटा तुम्हारी माँ हमें छोड़कर भगवान के पास चली गई है। ये बोलते बोलते उनकी आंखें भर आई। फिर अचानक दिमाग में विचार आया कि यह वक्त मजबूती से अपने निर्णय पर टिके रहने का है। ऐसा सोचते हुए उन्होंने अपने आप को मजबूत किया और आंसुओं को आंखों से बाहर निकलने नहीं दिया। ये बात सुनकर बेटा रोने लगा और बोला, पापा आपने हमें फ़ोन करके बताया क्यों नहीं? रमेश जी गुस्से से अपने बेटे को देखते हुए बोले, अच्छा आज जब वो मर गई तब तुम्हें उसकी याद आ रही है? जब जिंदा थी तब कभी एक बार भी उसके हालचाल नहीं पूछे थे, और जब वो बीमार थी तब तुम्हें डॉक्टर को दिखाने को कितनी बार कहा था। तब तुमने कहा था कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है और ना ही आपकी फिजूल खर्ची के लिए पैसे हैं। ये तो बुढ़ापा है, इस उम्र में तो ये सब चलता रहता है। अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से काट रहा हूँ। कम से कम यहाँ मेरे साथ कोई हंसने बोलने वाला तो है, बीमार होने पर कोई पूछने वाला तो है। पिताजी, दरअसल बात यह है कि आज गोलू का जन्मदिन है और हमने घर पर पार्टी रखी है। गोलू की ख्वाहिश है कि आप भी उसके जन्मदिन पर उपस्थित रहें। यदि आप आएंगे तो आपके पोते को भी अच्छा लगेगा। तभी रमेश बाबू बोले, देखो मैं वो घर छोड़ चुका हूँ और अब मैं वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहता। इस समय उनका बेटा बोला, पिताजी आप घर चलिए। पिताजी आप घर चलेंगे तो गोलू को अच्छा लगेगा। वहाँ आपके मित्र भी पार्टी पर आ रहे हैं, मैंने उन्हें भी बुलाया। सभी आस पड़ोस वाले और रिश्तेदार भी आएंगे। सब लोग आएंगे, आपके बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? तभी रमेश बाबू बोले, अच्छा तो आज मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए नहीं बुलाने आए, बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम मुझे बुलाने आए हो। सभी रिश्तेदार आएंगे तो पूछेंगे तुम्हारे पिताजी और माँ कहाँ है, तो तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए तुम मुझे बुलाने आ गए। पर बेटा अपनी माँ के बारे में क्या बताओगे कि वृद्ध आश्रम में ही उनका देहांत हो गया? या ये कहोगे कि अपना घर छोड़ने के सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो मर गई? तुम अभी के अभी चले जाओ, जो यहाँ से मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तुम लोग कितने स्वार्थी हो गए हो। जरूरत पड़ी तो बुलाने आ गए, वरना इतने महीनों से हम यहाँ वृद्ध आश्रम में थे, एक बार भी खबर लेने नहीं आए। हम जी रहे हैं या मर गए। इतना तो दूर फ़ोन करने की भी, हमारा हाल चाल पूछने की भी ज़रूरत नहीं समझी तुम लोगों ने। अगर खबर लेने आते तो कम से कम अपनी माँ का अंतिम संस्कार तो करते, और इतना तक नहीं पूछा कि घर छोड़कर वृद्धाश्रम चले क्यों गए। आज ज़रूरत पड़ी तो हाथ जोड़कर मुझे लेने आ गए हो। नहीं, आपसे यही मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपने घर को छोड़कर। ऐसा कहते हुए रमेश बाबू अपने कमरे की ओर जाने लगे। तभी बेटा और बहू दोनों ने आपस में प्लान बनाया कि पिताजी ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, तभी हम इन्हें घर ले जा सकेंगे और रिश्तेदारों के ताने सुनने से बच सकेंगे। इसलिए दोनों रोनी सूरत लेकर रमेश बाबू के पास गए और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, पिताजी माफ़ कर दो, आपके पोते का जन्मदिन है, क्या आपको अपने पोते की खुशियों में शामिल होने का भी मन नहीं कर रहा? इतनी बात सुनकर रमेश बाबू का दिल पिघलने लगा।
तभी गोलू बोला, चलो ना दादू, बहुत मस्ती करेंगे। अपने पोते की बात सुनकर रमेश बाबू खुद को रोक नहीं पा रहे थे, परंतु दोनों बेटा और बहू की करतूत की वजह से वो घर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन गोलू ने कहा तो वे घर जाने को तैयार हो गए। फिर बोले, मेरी एक शर्त है, मैं घर पर चलूँगा जैसे ही गोलू का जन्मदिन हो जाएगा, उसके बाद मुझे वृद्धाश्रम वापस लौटना है और तुम लोग मुझे वृद्धाश्रम तक छोड़ने आओगे। बेटा बहू इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। गोलू का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सभी रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं। रमेश बाबू के पुराने मित्र भी आज उन्हें बहुत दिनों बाद मिले। सबने उनकी पत्नी के बारे में पूछा तो रमेश बाबू ने सबको बता दिया कि उनको कुछ समय पहले अचानक से अटैक आ गया था और वो अब हमारे बीच नहीं रही। सब लोगों ने बड़ा अफसोस जताया, परंतु रमेश बाबू ने किसी से कुछ नहीं कहा और हंसते मुस्कुराते हुए पार्टी का आनंद उठाया। परंतु उनके मन में कुछ विचार चल रहे थे। वे सोच रहे थे कि कल अपने बेटा बहू को जो सरप्राइज में देने वाला हो, उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब पार्टी खत्म हुई तो बहुत रात हो चुकी थी। उस समय रमेश बाबू घर पर ही रुक गए। जब अपने कमरे में सोने गए तो अपनी पत्नी विमला की यादों में खो गए। आप भी ना, 2 रोटियों से क्या पेट भरता है? एक रोटी तो और ले लीजिए, अभी गरम गरम सेक रही हूँ। एक रोटी और मेरे कहने पर खा लीजिए। आप खाते हैं तो मेरे तन को लगता है। अरे नहीं विमला, मेरा पेट भर चुका है। और कितना खिलाओगे? अपनी पत्नी को याद करते करते रमेश बाबू सोचने लगे कि एक विमला थी जो मुझे एक गिलास पानी भी खुद से उठाने नहीं देती थी, और एक उसकी बहू है जिसने मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा दिया था। छोटे से छोटा काम भी मुझ पर डाल देती थी। सब्जी लेने से लेकर घर की साफ सफाई तक सारे काम मुझसे ही करवाती थी। मुझे वह काम करने में कोई हर्ज नहीं था, परंतु सब करने के बाद भी अगर घर में इज्जत न मिले तो ऐसी जिंदगी किस काम की। अपनी पत्नी की यादों में गुम पता नहीं कब उनकी आंख लग गई। सुबह जब सोकर उठे तो देखा बेटा और बहू दोनों तैयार खड़े थे। जैसे ही वो बाहर आए तो बहू माया बोली, पिताजी तैयार हो जाइए, आपको वापस वृद्धाश्रम में छोड़कर आते हैं। ऐसा कहते हुए माया के मन में विचार चल रहे थे कि कहीं पिताजी हमेशा के लिए यहीं रुकने का मन न बना ले, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देना ही उचित होगा। रमेश बाबू उन्हें देखकर हैरान थे और अपने बेटे बहू की मंशा को अच्छी तरह से समझ रहे थे, इसलिए वह भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वृद्धाश्रम में जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगते हैं, तब वह देखते हैं कि उनकी बहू माया के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। तब रमेश बाबू मन ही मन सोचने लगे कि चलो बेटा, आज तुम्हें जो सरप्राइज दूंगा उसके बाद से तुम वृद्धाश्रम का नाम लेना भी भूल जाओगे। रमेश बाबू ऐसा सोचकर कार में बैठ जाते हैं। एक पल को अपने घर को निहारते हैं, फिर सोचते हैं कि ठीक है, जहाँ मन को तसल्ली मिले उधर ही रहना चाहिए। यहाँ तो बेटे बहू को मुझे निकालने की बहुत जल्दी है, तो रहकर भी क्या करूँगा। अपना वृद्धाश्रम ही अच्छा है, जहाँ मैं अपने हिसाब से खाता हूँ, अपने हिसाब से रहता हूँ और अपने मनपसंद का काम करता हूँ। किसी की चिक चिक नहीं होती है। जैसे ही वृद्धाश्रम के सामने कार रुकी तो बेटे बहू कार से उतरकर बाहर खड़े हो गए। रमेश बाबू भी कार से निकले और अंदर जाने लगे। जाते जाते रुक गए और पीछे मुड़कर अपने बेटे बहू को आवाज़ लगाई। वे दोनों अपनी कार में बैठने ही लगे थे, तभी रमेश बाबू की आवाज़ सुनकर रुक गए। रमेश बाबू ने कहा, वापस मत जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। उनके बेटा बहू उनके पीछे पीछे चल पड़े। वृद्धाश्रम के प्रांगण में पहुंच गए। रमेश बाबू वहीं काम करने वाले एक व्यक्ति से सुनीता जी को बुलाने को कहते हैं। सुनीता जी जैसे ही बाहर आई, वैसे ही रमेश बाबू का बेटा उन्हें देखकर दंग रह जाता है और बहू माया को तो जैसे काटो तो खून नहीं। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। दौड़कर सुनीता जी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ आप यहाँ क्या कर रही हो?
आप यहाँ कब आई और आपने मुझे बताया भी नहीं। परंतु उसकी बातों का सुनीता जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर माया बोली, मुझे तो यही लगता था कि आप भाई भाभी के साथ बहुत अच्छे से रह रही हो। कल ही मेरी भाभी से बात हुई थी, उन्होंने भी नहीं बताया कि आप वृद्धाश्रम में हो। मैं आपके बारे में भाभी से कितने दिनों से पूछ रही थी कि माँ से बात नहीं हो रही, माँ कहाँ है, एक बार तो मेरी बात करवा दो। तो भाभी ने कहा कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, इसलिए मेरी तुमसे बात नहीं हो पाएगी। और मैंने भी मान लिया था कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि उस जालिम औरत ने तुम्हें व्रत आश्रम में छोड़ दिया है। अपनी बेटी की बात सुनकर सुनीता जी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटा, तुम्हारे भाई भाभी झूठ बोल रहे हैं। मुझे 1 महीना पहले ही वह वृद्धाश्रम में छोड़कर चले गए थे। लेकिन माँ, आप मुझे फ़ोन करके बता भी तो सकती थी, मैं तुरंत यहाँ पहुँच जाती। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ यह सब करने की। इतना कहते हुए माया अपनी माँ से लिपट गई। मैं तुम्हें फ़ोन करके कैसे बता सकती थी। जिस दिन मैं वृद्धाश्रम में आई, मैंने तुम्हारे ससुर जी को यहाँ देखा। इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम में और तुम्हारी भाभी में कोई फ़र्क नहीं है। फिर मैं तुम्हें फ़ोन करके तुम्हारे भाई भाभी की करतूत के बारे में क्या बताती। इतना कहते हुए सुनीता जी ने उसे अपने गले से अलग कर दिया। तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक ही नहीं हो, इसलिए मुझसे दूर रहो। यदि मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाला है, तो मेरी बेटी ने तो अपने सास ससुर को घर से निकाला है। तो कुल मिलाकर मेरी दोनों औलादें ही निकम्मी निकली। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी सासू जी तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भगवान को प्यारी हो गई। उन्हें अपने ही घर से बेघर कर दिया गया। तुम्हें शर्म नहीं आई और अपने बूढ़े सास ससुर को घर से बेघर करते हुए। अब तो मुझे स्वयं को तुम्हारी माँ कहने में भी शर्म आ रही है। एक ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया और एक ने अपने सास ससुर को घर से निकाल दिया। अपनी माँ की बातें सुनकर माया का सिर शर्म से झुक गया। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जो अपने सास ससुर के साथ कर रही हूँ, वह मेरे माँ बाप के साथ भी हो सकता है। तुम्हारी गलती माफ़ करने के लायक नहीं है, फिर भी अगर माफ़ी मांगनी है तो मुझसे नहीं, अपने ससुर जी से मांगो। अपनी करतूत पर शर्मिंदा हुए माया अपने ससुर जी की ओर मुड़ी और उनके पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। तभी राजेश जी ने माफ़ी मांगते हुए कहा, अब आप दोनों घर जाइए और हमें अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। तो रमेश जी और सुनीता जी दोनों ने ही घर जाने से मना कर दिया और कहा कि हमें अब अपने बेटे बहू या बेटी के पास नहीं रहना है, हम वृद्ध आश्रम में ही सुखी हैं। दोनों के लाख मनाने की कोशिश की, परंतु रमेश जी और सुनीता जी का एक ही जवाब था, एक बार धोखा खा चुके हैं। अब इस उम्र में हमारे शरीर में इतनी जान नहीं बची है कि बार बार अपने बच्चों द्वारा दिए गए धोखे झेल सके। इतना कहकर रमेश जी और सुनीता जी अपने अपने कमरों में चले गए। माया और राजेश दुखी मन से अपने घर वापस चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पिताजी के कमरे में उनके बिस्तर पर एक कागज रखा था, जो शायद उनकी जेब में से निकलकर गिर गया था। जब राजेश ने उस कागज को खोलकर देखा तो उसमें उनके पिताजी ने एक कविता लिखी हुई थी। क्या किसी ने देखा है मौत से पहले भी मौत आती है? हाँ, मैंने देखा है, आज मौत से पहले भी मौत आती है। जब जिंदगी अपने आखिरी पड़ाव पर आ जाती है, शरीर भी काम नहीं करता, केवल सांस आती जाती है। हाँ, मैंने देखा है, मौत से पहले भी मौत आती है। अपने पिता द्वारा लिखे गए इन शब्दों को देखकर राजेश के दिल पर न जाने कितने तीर एक साथ चुभने जैसा एहसास हुआ। और उधर माया अभी तक अपनी माँ की हालत को देखकर उस सदमे से उबर नहीं पाई थी, परंतु आज उन दोनों के पास पछताने के अलावा
और कोई रास्ता नहीं था। किसी ने सही कहा है, संतान का अस्तित्व है माता पिता की वजह से, और माता पिता वृद्ध आश्रम में है संतान की वजह से। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।